प्रोटेस्टेंटिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशल चेंज। तो बच्चों, ये इतने हैवी वर्ड सुन के घबराना नहीं है। हम बात करेंगे बुनियादी तौर पे प्रोटेस्टेंट जो एथिक्स के ऊपर, उनके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, और फिर उसका सरमायादाराना ज़हनियत और सरमायादाराना निज़ाम जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है, उसके साथ क्या ताल्लुक है, और फिर ये दोनों मिलके सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो चेंज आती है किसी माशरे में, उसके साथ किस तरह ये इंटरेक्ट करते हैं। सो ये बुनियादी तौर पे आपको ये स्लाइड नजर आ रही होगी जिसमें वेबर का बुनियादी तौर पे ये पॉइंट ऑफ व्यू कह लें या साइंटिफिक क्यूरी थी, सबसे पहले ये नुक्ता उठाया था, और नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसके नतीजे में एक थॉट डेवलप हो गई जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म और प्रोटेस्टेंट एथिक्स और राइट ऑफ कैपिटलिज्म, एक बहुत बड़ा आगे जाके ये थॉट डेवलप हुआ और उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम आज भी जारी है। सो वेबर ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैनी ईयर्स लगाए, और सवाल ये था कि हाउ एंड वाई इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म डेवलप्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द 18th and 19th century। नुक्ता ये था कि वेबर ने सवाल उठाया कि वेस्ट यूरोप भी पूरा नहीं है, यानी ईस्टर्न यूरोप की बात नहीं हो रही, सिर्फ वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है, कि वहां पे ये जो कैपिटलिज्म है उसने ज्यादा ग्रो क्यों किया, उसकी क्या वजूहात थी। ये थी वो साइंटिफिक क्यूरी जो वेबर ने उठाई और जिसके नतीजे में फिर वेबर पर्सपेक्टिव हमें नजर आया। सो वेबर ने ये क्लेम किया कि जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, बुनियादी तौर पे ये प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन, यानी बुनियादी तौर पे ये ईसाइयत के अंदर जो प्रोटेस्टेंट की रिफॉर्म्स पॉलिसी थी, रिफॉर्म्स का एजेंडा जो था प्रोटेस्टेंट का, उसके नतीजे में ये चेंज आई और ये थॉट डेवलप हुआ। और स्पेसिफिकली उसने कहा कि जो मेजर आउटकम है इस इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, वो बुनियादी तौर पे कैल्विनिज्म है, यानी प्रोटेस्टेंट से अगली फॉर्म कैल्विनिज्म है। और जिस तरह प्रोटेस्टेंट को प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं, इस तरह जो कैल्विनिज्म है, ये भी ईसाइयत में इतना बड़ा थॉट है, उसको कैल्विनिस्ट कहते हैं। और ये जॉन कैल्विन, जिसकी डेट लिखी हुई है आपको नजर आ रही है, ये वहां से बुनियादी तौर पे एक रिफॉर्म्स मूवमेंट के तौर पे आइडिया डेवलप हुआ। सो कैल्विनिस्ट ने बुनियादी तौर पे लाइफ को फॉर्मल और रैशनल वे से समझने की कोशिश की, और वेबर कहता है इसको कि वो इनर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म, कि उन्होंने अंदर का बुनियादी तौर पे जो सुकून था, जिसको इनर लाइफ कह ले, अंदर का सॉफ्ट का, अगर मैं इस्लाम की रूहानियत की बात करूं तो वो इसके लिए भी क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन उन्होंने इसको जोड़ा किसके साथ? फॉर्मल और रैशनल थिंकिंग के साथ, यानी जो इनर को आउटर के साथ जोड़ा विद रैशनल, यानी लॉजिक के साथ, फॉर्मेलिटी के साथ और अकल और मंतक के साथ। सो कैल्विनिस्ट ने इनकरेज किया लोगों को कि वो ज्यादा टाइम दे, ज्यादा एनर्जीज अपनी काम पे लगाएं, किसके लिए? कि ओवरऑल फॉर द गुड ऑफ द पीपल, ताकि आप पैसा कमाएंगे, आपके पास एसेट बनेंगे, फिर आप लोगों के लिए वही पैसा, लोगों के कारोबार, लोगों के तिजारत, लोगों की गुडनेस के लिए खर्च करेंगे और फिर दुनिया तरक्की करेगी। सो कैल्विनिस्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया था वो पेडेस्ट्रियन प्री डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट था, यानी ये एक बिलीफ है जिसमें ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल गॉड हैज प्री डेस्टाइन्ड सम पीपल फॉर सॉल्वेशन एंड अदर्स फॉर डैमनेशन। तो ये कॉन्सेप्ट था बुनियादी तौर पे प्री डेस्टिनेशन, यानी उनका ये नजरिया था कि जो खुदावंद है, खुदावंद करीम ने डिसाइड कर दिया है कुछ लोगों के लिए निजात और कुछ लोगों के लिए मुश्किलात, जिसको डैमनेशन, कुछ को कंडेम कर दिया गया है, वो उनके ऊपर अल्लाह नाराज है, और कुछ है जिनके ऊपर अल्लाह राजी है, यानी निजात के लिए। लेकिन नेक्स्ट आपको अकाउंटिंग की बात नजर आ रही है। वो कहते हैं लेकिन जो कैल्विनिस्ट है उन्होंने कहा कि अच्छे अमाल फिर भी आपने करने हैं और उनकी अकाउंटिंग करनी है, उनके नंबर गिनने हैं, ताकि आम आदमी के लिए आप मनी प्रोड्यूस कर सके, वैल्यू प्रोड्यूस कर सके, कुछ ना कुछ उसको दे सके। लेकिन वो बिलीवर प्री डेस्टिनेशन के थे। अब हम बात करते हैं कैल्विनिस्ट की, जो वेबर ने इसको थिंकिंग दी, तो उन्होंने बुनियादी तौर पे
آئیڈیاز کو زیادہ، تھاٹ کو زیادہ پروموٹ کیا تاکہ سوسائٹی کو آئیڈیاز اور تھاٹ کی بنیاد پہ چینج کیا جا سکے. یہاں تھے ویبر کارل مارکس کے تھوڑا سا آپ کو ڈیویٹ کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس پہ ڈیٹیل بعد میں بات کریں گے کہ کس طرح مارکس اور جو ویبر کا یہاں پہ فرق ہے. لیکن ابھی یہاں یہ سمجھ لیں کہ ویبر نے پاور آف آئیڈیاز کو، پاور آف تھاٹ کو زیادہ اہمیت دی سوسائٹی کو شیپ اپ کرنے کے لیے. ویبر کو یہ پتا تھا، ویبر نیو کہ انڈسٹریل کیپٹلزم ایڈ مینی کازز، کہ ایک کاز نہیں ہے یہ، صرف ریلیجن یا فیتھ کی کاز نہیں ہے، اور بہت سی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس نے ماڈرن سوسائٹی کی امپورٹنس کے اوپر زیادہ زور دیا. ایز دی ڈیکیڈ پاسٹ، لیٹر جنریشن آف کیلوینسٹ، اب یہ لاسٹ مچ آف دیئر ریلیجیس انتھوزیازم. اب یہ ایک طرح کا کریٹیسزم ہے، یعنی کیلوینسٹ کے اوپر. اور بچوں آپ جانتے ہیں کہ جو ورک تھا ویبر کا، وہ اس کا پروٹیسٹنٹ ایتھکس اینڈ دی رائز آف کیپٹلزم، یہ بہت بڑی کتاب اس کی ایک والیوم کی شکل میں شائع ہوئی. لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جذبہ، جوش، جنون اور وہ گڈنس کا کانسیپٹ جو تھا، زیادہ ٹائم دینے کا، زیادہ انرجی خرچ کرنے کا لوگوں کی پیسہ کمانے کے لیے تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جذبے کم ہونے شروع ہوئے. اور ویبر الٹیمیٹلی اپنی زندگی میں اس نے کہا کہ جو سالویشن ہے یا جو لوگ ہیں ابھی جو سوسائٹی میں ہیں، اس کو الٹیمیٹلی یہ مذہب ان کے ڈس انچانٹمنٹ کی جو ہے وہ بن رہا ہے ان کے لیے. یعنی ڈس انچانٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ابھی لوگ یہ کیلونزم کا کانسیپٹ ہے اس سے لوگوں نے بیزاری اختیار کرنا شروع کر دی ہے. حالانکہ جو نظریہ ان اٹ سیلف تھا وہ یہ تھا اور انتہائی اہم تھا کہ زیادہ کام کریں گے، زیادہ انرجی پٹ کریں گے، زیادہ گڈ پیدا ہوگی فار دا پیپل. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جنریشن نے اسی تھاٹ کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جذبے، جنون پھر کم ہو گیا.